आधी रात का वक्त, खौफनाक सन्नाटा और अचानक दरवाजे टूटने की आवाज। 25 लाख लोगों को रातों रात उनके ही घरों से खदेड़ दिया जाता है। उनके वैध दस्तावेज उनके चेहरों पर ही फाड़ दिए जाते हैं और उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली जाती है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा और भाईचारे का दम भरने वाला पाकिस्तान अपने ही पाले हुए अफगानों के साथ में जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक क्यों कर रहा है? एक कट्टर इस्लामी शासन के मंत्री दिल्ली की धरती पर खड़े होकर के ये क्यों कहते हैं कि हमारा और भारत का डीएनए एक है? प्रधानमंत्री मोदी इजराइल और रसिया के उस खुफिया ट्रायंगल ने पर्दे के पीछे से ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है कि आज काबुल का तालिबान इस्लामाबाद के बजाय दिल्ली के इशारों पर काम कर रहा है? क्या अजित डोभाल ने अमेरिका के भागने से सालों पहले ही कतर के बंद कमरों के अंदर कोई ऐसा सीक्रेट खेल कर दिया था जिसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पैरों तले जमीन खिसका दी? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, आज हम जियोपॉलिटिक्स की उस खुफिया बिसात को डिकोड करेंगे जहां मोहरे पाकिस्तान के थे लेकिन चाल भारत चल रहा था। दोस्तों, अगस्त 2021 का वो मंजर आपको याद ही होगा जब अमेरिकी फौजें रातों रात काबुल छोड़ करके भाग रही थी। दुनिया को लग रहा था कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान की जागीर बन जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के तत्कालीन चीफ फैज़ हमीद का काबुल के एक 5 सितारा होटल के अंदर चाय पीते हुए वो मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरी दुनिया ने देखा था। उस मुस्कुराहट में ये गुरूर छिपा हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकाल करके बाहर फेंक दिया है। लेकिन रावलपिंडी के जनरलों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जीत का वो जश्न मना रहे हैं उसकी कब्र भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सालों पहले ही खोद चुके हैं। जब अशरफ गनी की सरकार काबुल के अंदर सत्ता में थी और अमेरिका दोहा के अंदर तालिबान से अपनी सुरक्षित वापसी की भीख मांग रहा था, तब दुनिया के सामने भारत की आधिकारिक नीति ये थी कि वो तालिबान से कोई बातचीत नहीं करेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमेशा चुनी हुई सरकार का समर्थन करता है, लेकिन खुफिया स्तर पर रॉ और भारतीय रणनीतिकारों ने बहुत पहले ही ये भांप लिया था कि काबुल का भविष्य अब बदल रहा है। तालिबान कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरी दरारें और अलग अलग धड़े हैं। एक तरफ हक्कानी नेटवर्क है जिसे पूरी तरह से पाकिस्तान की आईएसआई ने पाला पोसा है, और दूसरी तरफ कंधारी या राष्ट्रवादी तालिबान है जिसके अंदर मुल्ला बिरादर और शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई जैसे नेता शामिल हैं। ये वो धड़ा है जो पाकिस्तान की गुलामी से नफरत करता है। दोस्तों, भारत ने बहुत ही चतुराई के साथ में कतर और दुनिया के दूसरे हिस्सों के अंदर इसी राष्ट्रवादी धड़े के साथ में बैक चैनल संपर्क स्थापित किया। भारत का संदेश बहुत साफ था और दो टूक था। भारत ने तालिबान को यह समझा दिया था कि अगर सत्ता में आने के बाद उन्हें दुनिया से मान्यता चाहिए, देश को भुखमरी से बचाना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिकना है, तो उन्हें पाकिस्तान का मोहरा बनना छोड़ना पड़ेगा। भारत की इस खामोश कूटनीति का ही असर है कि आज काबुल में तालिबान का वही धड़ा सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचने से साफ इनकार कर चुका है। लेकिन दोस्तों, कूटनीति का ये खेल सिर्फ काबुल तक सीमित नहीं था। भारत आज सीधे तौर पर अफगानिस्तान को कोई घातक वेपन्स नहीं दे रहा, ना ही दुनिया के सामने उसे कोई आधिकारिक राजनीतिक मान्यता दी है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए भारत अफगानिस्तान के लिए एक ऐसा अभेद्य कवच बन गया है जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसके पीछे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का वो घातक ट्रायंगल काम कर रहा है जिसके अंदर इजराइल और रसिया जैसी महाशक्तियां शामिल हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के ऐतिहासिक दौरे पर गए थे, तब दोनों देशों के बीच में सिर्फ डिफेंस डील्स के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे, बल्कि कृषि, जल प्रबंधन और ड्राई लैंड फार्मिंग को लेकर के बहुत बड़े और रणनीतिक समझौते हुए थे। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के अंदर इजराइल और भारत का एक साथ आना ही अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इजराइल के पास में रेगिस्तान और सूखे इलाकों के अंदर खेती करने और पानी को रिसाइकिल करने की दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ही सूखा, बंजर जमीन और भुखमरी है।
भारत अपने वैश्विक मित्रों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के अंदर स्थायित्व लाने का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। इजरायल की कृषि तकनीक का फायदा भारत के माध्यम से भविष्य में अफगानिस्तान को मिल सकता है। जब अफगानियों के पास में खुद का अनाज होगा तो वो कभी पाकिस्तान के उन आतंकी मदरसों की तरफ जाएंगे भी नहीं जो गरीबी का फायदा उठा करके अफगान युवाओं के हाथों में बंदूक थमा देते हैं। भारत फूड सिक्योरिटी के जरिए आतंकवाद की जड़ पर प्रहार कर रहा है। दूसरी तरफ रसिया का एंगल भी उतना ही हैरान करने वाला है। दोस्तों, हाल ही में जब अजीत डोभाल रसिया के क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद यानी कि मॉस्को फॉर्मेट के अंदर हिस्सा लेने के लिए गए थे, ठीक उसी समय अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मंत्री भी रसिया के साथ में व्यापारिक और ऊर्जा डील कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की टाइमिंग कभी इत्तेफाक नहीं होती है। तीनों का एक ही साझा एजेंडा है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी भी कीमत पर ISIS खुरासान जैसे नए आतंकी गुटों को पनपने से रोकना है। भारत ने अपने बैक चैनल संपर्कों के जरिए रसिया को ये आश्वासन दिया कि अगर तालिबान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत या फिर रसिया के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं करता है तो उसे आर्थिक तौर पर जिंदा रखना जरूरी है। और यही कारण है कि रसिया ने तालिबान के साथ में ऊर्जा और तेल के बड़े समझौते किए हैं। दोस्तों, भारत पर्दे के पीछे से अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और आर्थिक मदद के नए रास्ते खोल रहा है ताकि अफगानिस्तान की पाकिस्तान की बंदरगाहों और ईंधन के ऊपर डिपेंडेंसी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और यहीं से पाकिस्तान के सीने के अंदर दर्द शुरू होता है। दोस्तों, दशकों से पाकिस्तानी सेना और वहां के रणनीतिकारों ने एक थ्योरी पाल रखी थी जिसे वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। उनका मानना था कि भारत से युद्ध होने की स्थिति के अंदर पाकिस्तान अपनी सेना और हथियारों को अफगानिस्तान में छिपा सकेगा और वहां एक ऐसी कठपुतली सरकार रखेगा जो हमेशा भारत के खिलाफ काम करे। लेकिन आज ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक डेथ बन चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन आतंकियों को उसने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ पाला था वही भस्मासुर बनकर के उसे ही खाने लग जाएंगे। आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के खूंखार आतंकी पाकिस्तानी फौज को जानवरों की तरह उनके ही घर में घुस करके काट रहे हैं। TTP के लड़ाके अफगानिस्तान के अंदर पनाह लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस करके सैन्य ठिकानों के ऊपर बड़े हमले करते हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान की सरकार और सेना अफगान तालिबान से कहती है कि TTP को रोको तो तालिबान उल्टा उन्हें ही नसीहत देने लग जाता है और साफ मुकर जाता है। दोस्तों, डुरंड लाइन पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जब भी पाकिस्तानी फौज वहां अपनी बाड़ लगाने की कोशिश करती है तालिबान के स्नाइपर्स उन्हें गोलियों से भून डालते हैं। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपनी जागीर समझा करता था, आज वही तालिबान पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक और वैचारिक झटका तो तब लगा जब अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अत्ताउल्ला ओमरी नई दिल्ली के दौरे पर आए। उन्होंने दिल्ली की धरती पर खड़े होकर के दुनिया के सामने साफ लफ्जों के अंदर कहा कि भारत और अफगानिस्तान का DNA एक है। भारत आकर के उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपने ही देश और अपने ही लोगों के बीच में है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां कट्टर इस्लामी शरिया शासन लागू है, उस देश का मंत्री एक हिंदू बहुल देश के अंदर आकर के DNA के एक होने की बात कर रहा है। ये बयान सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, ये पाकिस्तान की उस टू नेशन थ्योरी के मुंह पर करारा तमाचा है जिसके दम पर पाकिस्तान खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार मानता है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से अफगानों को मुस्लिम ब्रदरहुड और काफिर भारत का चूरन बेचता रहा है, लेकिन जब एक कट्टर इस्लामी देश का मंत्री भारत को अपना सच्चा दोस्त और समान DNA वाला बताता है तो पाकिस्तान के उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ जाती हैं जो वो कश्मीर से लेकर के काबुल तक बेचता आया है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस हताशा, बौखलाहट और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सबसे खौफनाक नतीजा वहां रह रहे मासूम अफगान शरणार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक हार का बदला पाकिस्तान अब निहत्थे और बेबस अफगानों से ले रहा है। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2023 से अब तक पाकिस्तान ने 25 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों और नागरिकों को जानवरों की तरह अपने ही देश से बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि UNHCR के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इनमें से लाखों लोगों को सीधे तौर पर पाकिस्तानी आवर्जन अधिकारियों ने जबरन डिपोर्ट किया है। पाकिस्तान सरकार ने अवैध विदेशियों को बाहर निकालने के नाम पर जो अमानवीय क्रैकडाउन शुरू किया, उसकी क्रूरता सुनकर के किसी भी की भी रूह कांप उठेगी।
दोस्तों, रेडियो फ्री यूरोप और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बताती है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत के अंदर पाकिस्तानी पुलिस आधी रात के समय अफगान बस्तियों के अंदर बिना किसी वारंट के दरवाजे तोड़ करके घुसती है। महिलाओं और बच्चों को आतंकी घोषित कर दिया जाता है। पुलिस सिर्फ अवैध रूप से रह रहे लोगों को ही नहीं निकाल रही है, बल्कि उन लोगों को भी बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है जिनके पास में UNHCR के वैध शरणार्थी कार्ड यानी कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड या वैध वीजा मौजूद है। पाकिस्तानी अधिकारी उनके वैध दस्तावेजों को उनके मुंह पर ही फाड़ देते हैं। दोस्तों, जब ये अफगानी तोरखम और चमन बॉर्डर क्रॉसिंग से वापस अफगानिस्तान की तरफ धकेले जाते हैं तो पाकिस्तानी अधिकारी उनके पैसे, उनके जेवर और उनके जीवन भर की कमाई तक बॉर्डर पर ही लूट लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने खास तौर पर उन महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों के ऊपर गहरी चिंता जताई है जिन्हें जबरन उस व्यवस्था के अंदर धकेल दिया जाता है जहां वो अपनी जान बचा करके भागी थी। दोस्तों, ये एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे पाकिस्तान दुनिया और UN से छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इस नीचता और क्रूरता के बीच भारत ने जो कदम उठाया है उसने पूरे अफगानिस्तान का दिल जीत लिया। दोस्तों, जब पाकिस्तान अफगानों के दरवाजे तोड़ रहा था तब भारत उनके लिए टेंट और छत का इंतजाम कर रहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही के अंदर बताया है कि पड़ोसी देशों से अफगानिस्तान लौट रहे इन बेघर अफगान शरणार्थियों की मदद के लिए भारत ने टेंट की एक बड़ी खेप भेजी है। ये खेप अफगानिस्तान पहुंच चुकी है और इसे लौटने वाले अफगान नागरिकों के पुनर्वास के लिए वहां के शरणार्थी और पुनर्वास मंत्रालय को सौंप दिया गया है। दोस्तों, इन टेंट्स का मुख्य मकसद उन परिवारों को एक सुरक्षित छत देना है जिन्हें रातों रात बेघर कर दिया गया। भारत की इस मानवीय सहायता ने अफगानियों के दिलों पर जो मरहम लगाया है उसकी गूंज आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सुनाई दे रही है। अफगानिस्तान के प्रमुख इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट आज खुलकर के भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, हैदर हाशमी जैसे अफगान इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ऊपर लिखा है कि पाकिस्तान से जबरदस्ती निकाले गए अफगान शरणार्थियों के प्रति दिखाई गई सहानुभूति और मदद के लिए हम भारत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, यही वो सॉफ्ट पावर है जिसे पाकिस्तान आज तक समझ नहीं पाया। पाकिस्तान हर मुद्दे को मुस्लिम बनाम हिंदू का रंग देने की कोशिश करता है, लेकिन अफगान एक्टिविस्टों ने पाकिस्तान के इस मजहबी चूर्ण की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। सोशल मीडिया पर अफगान एक्टिविस्ट का बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम एक गर्वित अफगान मुस्लिम हैं और हिंदू कभी हमारे दुश्मन नहीं रहे। जब अफगान और भारतीय नेता मिलते हैं तो पाकिस्तानी हमेशा धर्म का मुद्दा लेकर के आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान सरकार और उनकी सेना ने पिछले कई सालों के अंदर अनगिनत बेगुनाह अफगानों की जान ली है। मेरे देश ने जो दर्द और तबाही झेली उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूमिका रही है, जबकि भारत ने ऐसा कभी नहीं किया। मुश्किल समय में भारत हमेशा मदद, सम्मान और समर्थन के साथ में हमारे साथ में खड़ा रहा। पाकिस्तान दशकों तक अफगानों को नुकसान पहुंचाता रहा और फिर उम्मीद कर रहा है कि हम सिर्फ इसके लिए भारत के बजाय उनका सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा धर्म एक है और ऐसा अब नहीं चलेगा। दोस्तों, अफगानिस्तान अब जान चुका है कि उसका असली दोस्त कौन है और उसका असली हत्यारा कौन है। इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसके गुरूर दोनों को हमेशा के लिए कूड़ेदान में फेंक दिया है, और वो है गेहूं की राजनीति और चाबहार का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि साल 2021-22 के दौरान जब अफगानिस्तान के अंदर भयंकर सूखा पड़ा था, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे, तब भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। चूंकि भारत की सीमा सीधे अफगानिस्तान से नहीं लगती, लिहाजा भारत ने पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के रास्ते ट्रकों को ले जाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन इंसानियत के उस सबसे बड़े संकट के समय भी पाकिस्तान ने अपनी नीचता नहीं छोड़ी। महीनों तक पाकिस्तान ने अड़ंगे लगाए, अजीब-गरीब शर्तें रखी और भारत की जीवन रक्षक मदद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान को लगता था कि वो अफगानिस्तान के ट्रांजिट रूट पर कंट्रोल करके भारत को ब्लैकमेल कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार और
भारतीय रणनीतिकारों ने यहीं पर वो खतरनाक बिसात बिछाई जिसने पाकिस्तान के कराची पोर्ट की अहमियत को हमेशा के लिए जीरो कर दिया। दोस्तों, भारत ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और ईरान के चाबार पोर्ट का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत ने समुद्र के रास्ते ईरान और वहां से ट्रकों के जरिए अफगानिस्तान तक न सिर्फ लाखों टन गेहूं पहुंचाया बल्कि जीवन रक्षक दवाइयां, कोविड वैक्सीन और सर्दी से बचने के कपड़े भी पहुंचाए। दोस्तों, आपको बता दें, अब दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि भारत ने बहुत पहले ही भविष्य की जरूरत को भांपते हुए अफगानिस्तान के अंदर 218 किलोमीटर लंबा जरंज डेलाराम हाईवे बना दिया था। इस हाईवे ने अफगानिस्तान को सीधे ईरान के चाबार पोर्ट से जोड़ दिया। इसका रणनीतिक असर ये हुआ कि अफगानिस्तान, जो अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान के बंदरगाहों के ऊपर डिपेंडेंट था, वो अचानक पाकिस्तान की भौगोलिक कैद से आज़ाद हो गया। आज अफगानिस्तान का ज़्यादातर ट्रेड चाबहार के रास्ते से हो रहा है। भारत के इस एक कदम ने पाकिस्तान को हर साल होने वाले करोड़ों डॉलर के ट्रांजिट वैल्यू से हमेशा के लिए वंचित कर दिया। गेहूं रोकने की पाकिस्तान की वो ओछी हरकत असल में उसके अपने ही पैरों के ऊपर मारी गई सबसे बड़ी कुल्हाड़ी साबित हुई। अगर आप भारत और पाकिस्तान के नज़रिए की तुलना करें तो यह है निर्माण बनाम विनाश की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। दोस्तों, अफगानों के दिलों में भारत के लिए जो गहरी जगह बनी है उसकी नींव में भारत का $3 बिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। भारत ने अफगानिस्तान के स्कूल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं और डैम बनाए हैं, जबकि पाकिस्तान ने वहां सिर्फ बंदूकें, बारूद और खूंखार आतंकी भेजे। भारत ने काबुल के अंदर $90 मिलियन की लागत से अफगान संसद भवन का निर्माण किया है, जो वहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत ने हेरात प्रांत के अंदर सलमा डैम बनाया है, जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है। इस डैम की वजह से आज अफगानिस्तान के हजारों घरों के अंदर बिजली जल रही है और 75,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। दोस्तों, भारत ने काबुल के अंदर इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय बनवाया है और हर साल हजारों अफगान छात्रों को भारत के अंदर मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप मिल रही है ताकि वो देश का भविष्य संवार सके। इसके ठीक उलट पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखिए, उसने हमेशा अफगान सरकार को कमज़ोर करने के लिए हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा जैसे आतंकी गुटों को पनाह दी है। अफगान युवाओं को अपने मदरसों में ब्रेन वॉश करने के लिए जिहाद के नाम पर काबुल के अंदर आत्मघाती हमले करने के लिए भेजा है। डोरेंट लाइन पर बाड़ लगा करके और अचानक गेट बंद करके अफगान व्यापारियों के लाखों डॉलर के फल और सब्जियों को बॉर्डर पर ही सड़ा दिया। भारत वहां जीवन दे रहा था और पाकिस्तान वहां मौत बांट रहा था। कोई भी समाज या देश इस बुनियादी फर्क को बहुत आसानी से समझ सकता है और यही कारण है कि आज जब मौलवी अताउल्ला ओमरी जैसे तालिबान के बड़े नेता भारत आते हैं तो वो बेझिझक डीएनए के एक होने की बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में इस बयान को लेकर के भी कैसी बौखलाहट है, इसका अंदाजा आप पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के बयानों से लगा सकते हैं। अमेरिका में बैठे पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने तो तिल मिलाते हुए यहाँ तक कह दिया कि तालिबान नेता के इस बयान के पीछे भारत से मिलने वाला पैसा है। उन्होंने अपनी हताशा में कहा कि ये वही तालिबान है जिन्हें पाकिस्तान ने अपना खून पिलाया और आज ये भारत की बोली बोल रहे हैं। साजिद तरार का ये बयान असल में पूरे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स के उस भयानक दर्द को बयां कर रहा है जिनकी दशकों की साजिशें, अरबों डॉलर की टेरर फंडिंग और अफगानों को कंट्रोल करने का उनका पूरा इकोसिस्टम भारत की शांत और सटीक कूटनीति के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। आम आदमी को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर भारत का ये खुफिया ऑपरेशन क्यों इतना अहम है। तो दोस्तों, भारत की इस सीक्रेट पॉलिसी का मूल मंत्र बहुत स्पष्ट है कि अफगानिस्तान पर सिर्फ और सिर्फ अफगानियों का हक है, किसी विदेशी ताकत या पाकिस्तान का नहीं है। भारत ने तालिबान के अंदर ये बात कूट कूट करके भर दी है कि उनके असली पहचान एक स्वतंत्र अफगान राष्ट्र के रूप में है। जब भी पाकिस्तानी नेता धर्म का कार्ड खेल करके अफगानों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, अफगानी उन्हें उनकी ऐतिहासिक गलतियां, उनकी क्रूरता की याद दिला देते हैं। भारत आज अफगानिस्तान को पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग से आज़ाद कराने के लिए अल्टरनेटिव रूट्स दे रहा है, वहाँ के बेघर लोगों को टेंट दे रहा है और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर जीने का अंतर्राष्ट्रीय आत्मविश्वास दे रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के मंचों से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तक भारत ने हमेशा अफगान लोगों के मानवीय संकट का मुद्दा सबसे प्रमुख तरीके से उठाया है। भारत ने दुनिया से बार बार कहा है कि शासन चाहे किसी का भी हो, आम अफगान नागरिकों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता।
भारत की ये वैश्विक आवाज़ तालिबान के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान की उस आवाम के लिए थी जो दशकों से युद्ध और विदेशी साजिशों का संताप झेल रही है। इसी मानवीय दृष्टिकोण ने अफगानों के दिलों के अंदर भारत के लिए एक ऐसा स्थायी शासन बना दिया है जिसे कोई भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, आज अगर हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल परिदृश्य का विश्लेषण करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। पाकिस्तान आज पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। उसकी इकोनॉमी IMF के टुकड़ों पर पल रही है। उसकी दोनों प्रमुख सीमाएं, चाहे वो ईरान की तरफ हो या अफगानिस्तान की तरफ, पूरी तरह से सुलग रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कोई साख नहीं बची है और खुद उसके पाले हुए आतंकी संगठन उसके वजूद के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। दूसरी तरफ भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का लोहा आज अमेरिका से लेकर के रसिया तक हर कोई मान रहा है। काबुल से लेकर के मॉस्को और वाशिंगटन तक के अफगानिस्तान के मसले पर आज भारत की आवाज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ये कोई छोटी मोटी कूटनीतिक जीत नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक कूटनीति, अजित डोभाल की दूरदर्शी खुफिया रणनीति और भारत के विकासोन्मुखी विजन की वो शानदार जीत है जिसने बिना अपनी सेना भेजे, बिना एक भी गोली चलाए और बिना कोई आक्रामक बयानबाजी किए पाकिस्तान को उसी के बिछाए जाल में हमेशा के लिए दफना दिया है। आज अफगानी सड़कों पर भारत के झंडे का सम्मान होता है और पाकिस्तान के नाम से नफरत की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रों के बीच में रिश्ते सिर्फ खोखले नारों या मजहब के नाम पर नहीं टिकते हैं। वो टिकते हैं सम्मान, विकास, आपसी हित और संकट के समय साथ खड़े होने के जज्बे पर। अफगानों का भारत के प्रति ये अटूट प्रेम और पाकिस्तान के प्रति गहरा गुस्सा इसी हकीकत का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपनी ही बुने हुए इस आतंकी और नफरत भरे जाल से कभी बाहर निकल पाएगा या फिर डुरंड लाइन पर सुलगती हुई ये आग एक दिन पूरे पाकिस्तान को ही जला करके राख कर देगी? क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जिस तरीके से भारत ने इजराइल के थ्रू और रसिया के थ्रू जो काम किया है, यानी आज तालिबान के पास में जो वेपनरी है, जो एडवांस वेपनरी है, क्या वो इजराइल से वहां पहुंची या फिर भारत ने जो रसिया के अंदर गुणागणित लगाया था वहां से अफगानिस्तान में पहुंची है जो आज पाकिस्तान को फोड़ने के काम आ रही है? आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।